वेलकम बैक। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों, एकल व संघीय में वर्गीकृत किया है। जो सरकारें हैं वह उनका जो आधार है उनको दो भागों में, एकल व संघीय में विभाजित किया गया है। परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है इसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, कोई किसी के कार्य में बाधा नहीं डालता। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। दो तरह की सरकारें देखने को मिलती हैं। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है और क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप से उल्लेखित किया गया है। संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द कोएडस से लिया गया है, इसका अभिप्राय है संधि या समझौता। संघ शासन को शब्द को लैटिन शब्द कोएडस से लिया गया है, इसका अभिप्राय है संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन एक नया राज्य राजनीतिक व्यवस्था है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों जैसे राज्य जैसा कि अमेरिका में, या कैंटोन जैसा कि स्विट्जरलैंड में, या प्रांत जैसा कि कनाडा में, या गणतंत्र जैसा कि रूस में पुकारा जाता है। संघ शासन दो रूपों से निर्मित होता है, वे हैं एकीकरण व विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य स्वतंत्र मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका उदाहरण के लिए अमेरिका। दूसरे मामले में बड़ा एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है, जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है। उदाहरण के लिए कनाडा में। अमेरिका विश्व का पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। अमेरिका विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। यह अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 के बाद 1787 में बनी। इसमें 50 राज्य मूलतः 13 राज्य समाहित है। संघीय शासन में कनाडा 10 प्रांतों, मूल रूप से 4 प्रांत से निर्मित भी काफी पुराना है, जो 1867 में निर्मित हुआ। भारत के संविधान में
संघीय सरकार को अपनाया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को दो कारणों से अपनाया। पहला कारण है देश का बृहद आकार, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि हो। जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उसमें अभिवृद्धि होगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को अपनाया। वैसे संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया। जो हमारा संविधान है उसमें कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली, अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। दूसरा, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से कर सके। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य है। राज्यों के यह अधिकार भी नहीं है कि वह संघ से स्वयं को पृथक कर सके। भारत की संघीय व्यवस्था जो है वह कनाडाई मॉडल पर आधारित है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है वह कनाडाई मॉडल पर आधारित है। एक अत्यंत सशक्त केंद्र के होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। कुछ समानता भी है। भारतीय संघीय व्यवस्था और कनाडाई व्यवस्था में क्या समानता है? इसका निर्माण यानी कि विखंडित होने के तरीकों, संघ शब्द का मुक्ता से प्रयोग, कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति राज्यों की तुलना में केंद्र से ज्यादा शक्तिशाली। इसकी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि आपातकाल के समय जो हमारा शासन है वह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में आ जाता है। राज्यों की तुलना में केंद्र का ज्यादा शक्तिशाली होना। सेंटर इज मोस्ट पावरफुल। संविधान की संघीय विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है द्वैध राज पद्धति। द्वैध राज पद्धति संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया है। क्योंकि केंद्र की अलग सरकार है, राज्य की अलग सरकार है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं।
केंद्र अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा। ऐसा प्रावधान 7वीं अनुसूची में किया गया है। अपने अपने विषयों पर कानून बना सकेंगे। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व को मुद्दों को देखती हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। नंबर 2, लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है, वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। 2016 के डाटा के अनुसार 450 अनुच्छेद, 24 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं इस समय 2016 के अनुसार। इसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की शक्तियों एवं उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है। जो राज्य और केंद्र सरकारों की शक्तियां हैं, उनकी विस्तृत विवेचना की गई है, कौन क्या कार्य करेगा। अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि किसका क्या कार्य है। नेक्स्ट इज शक्तियों का विभाग, सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इनमें आप देखेंगे 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 100 विषय हैं, मूलतः 97 थे। राज्य सूची में 61 विषय हैं, मूलतः 66 थे। वहीं समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, मूलतः 45 थे। केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन इसमें केंद्र का कानून जो है, टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी हो। यदि दोनों के कानून में टकराव होता है समवर्ती सूची के मामले में, तो ऐसी स्थिति में केंद्र की जो विधि होगी वह एक्टिव होगी। अवशेषीय विषय अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है, केंद्र को दिए गए हैं। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जाए। अब जो भी कानून बनाए जाएंगे, वह अगर उचित नहीं है तो उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। ऐसा भारत के मामले में है, ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं की जा सकती।
भारत में ऐसा है। भारत में संसद यदि कोई कानून बनाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस तरह सरकार के घटकों विधायिका, कार्यकारी एवं न्यायिक को दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। पांचवा है कठोर संविधान। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बनाने की। पांचवा है कठोर संविधान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पांचवा कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। यद्यपि संविधान में संशोधन की इस सीमा तक कठोर है जिससे वे प्रावधान जो संघीय संरचना या केंद्र राज्य संबंध एवं न्यायिक संगठन से संबंधित हैं, मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समान संस्कृति से ही संशोधित किया जा सकते हैं। जो संघीय संरचना संबंधित हैं उनके लिए विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों से अधिक संतुति आवश्यक होती है उनमें संशोधन करने के लिए। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य है। जो भी संघीय संरचना संबंधित संशोधन है उनको करने के लिए। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान ने दो कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया है। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, अर्थात जो संविधान की सर्वोच्चता है उस पर कोई फर्क ना पड़े। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के द्वारा जो भी कानून संसद के द्वारा बनाए गए हैं उन पर रखना, उनको सही से, अगर सही है तो उसको लागू कराना, नहीं तो उसको अवैध घोषित करना। और दूसरा, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने विभिन्न विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि। एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान 1976 में। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर दिया गया था, लेकिन वापस फिर से 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो हुआ था 1978 में, फिर से माननीय न्यायालय की शक्तियों का को पहले के जैसा कर दिया गया। अगली विशेषता है द्विसदनीय बाइकैमरल। संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन, जैसा कि आप जानते हैं,
राज्यसभा अनुच्छेद 80 और निम्न सदन लोकसभा अनुच्छेद 81। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों पूर्ण रूप से का। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं। अर्थात संघीय ढांचे के अलावा अगर आप देखें, एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली है सशक्त केंद्र। सशक्त ज्यादा शक्तिशाली होना केंद्र का। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण से काफी विरुद्ध है। प्रथम क्या है, केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज्यादा विषय हैं, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरा, केंद्रीय सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, ऐसा भी है। समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है कि यदि दोनों के कानून में टकराव होता है समवर्ती सूची के मामले में, तो केंद्र की विधि मान्य होगी। अंततः क्या है, अवशेषीय शक्तियों में भी केंद्र प्रमुख है। जो अवशेषीय शक्तियां हैं उन पर कानून केंद्र बनाएगा। जबकि अमेरिका में ये राज्यों में निहित है। जो अवशेषीय शक्तियां हैं अमेरिका में राज्यों में निहित है। इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। दूसरा है, राज्य अनस्वर नहीं। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार अन्य संघों के विपरीत, अन्य संघों में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं। संसद एक तरफा कार्यवाही द्वारा उनके क्षेत्र सीमाओं या नाम राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है। यह काम तो राज्य का हो रहा है, लेकिन कर रहा है केंद्र। कि राज्य का नाम बदलना है, केंद्र के द्वारा बदला जाएगा। सीमा बदलना है, केंद्र के द्वारा बदली जाएगी। अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, न कि विशेष बहुमत की। इस तरह भारतीय संघ अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। दूसरी तरफ अमेरिकी संघ अनस्वर राज्यों का अनस्वर केंद्र है। तीसरा है एकल संविधान। सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। ये जो संघ राज्य होते हैं उनका अपना अलग से संविधान होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है। भारत में इससे इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है, जैसा अन्य देशों में है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। दोनों के लिए एक ही संविधान है।
चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है। संविधान का लचीलापन। अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है कि कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जो संसद के साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है। साधारण बहुमत का मतलब क्या है? इस सदन में उपस्थित 2/3 सदस्य, जो भी कोरम है उसका, या फिर विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से कि राज्यों की कोई संतुति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। अगला है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया जाता है, अतः सदस्यता में 1 से 31 तक की भिन्नता है। अब जो भारत में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कि जिस तरीके से जनसंख्या है उसी के अनुसार राज्यसभा के सदस्य होंगे। अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है। इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2। यहां पर जनसंख्या से कोई लेना देना कि प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य होंगे राज्यसभा में। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान, कि जो छोटे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या कम है उससे कम सदस्य आते हैं, और जिसकी ज्यादा जनसंख्या है उससे अधिक सदस्य आते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। छठा है आपातकालीन उपबंध। संविधान 3 तरह की आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करता है। पहला है राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्त। अनुच्छेद 252 से 352 से 360 तक आपातकाल का प्रावधान किया गया है। भाग 18 में आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी, जब कभी आपातकाल होता है ऐसे में केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है, कि कोई संशोधन नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो संघीय ढांचा है वो एकल ढांचे में बदल जाता है आपातकाल के समय। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो।
सातवीं है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। अब अमेरिका में क्या है कि व्यक्ति राज्य का अलग नागरिक होता है, केंद्र का अलग होता है, लेकिन भारत में केवल व्यक्ति की नागरिकता ही होती है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड और एवं ऑस्ट्रेलिया में दोहरी राष्ट्रीय एवं राज्य नागरिकता का प्रावधान है। आठवां है एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। अगली है अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इसके अलावा क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए है। ये है तो संघीय, लेकिन अखिल भारतीय सेवा क्या है, एक एकात्मक ढांचा प्रदर्शित करती है। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है कि जो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनके सदस्यों का चयन केंद्र द्वारा किया जाता है एवं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूपेण नियंत्रण भी होता है। अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो संघीय और एकात्मक का क्या है, एक बैलेंस है। इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। कि शांत काल में संघीय है और जब कभी आपातकाल जैसी स्थिति होती है तो हमारा सिस्टम कैसा होता है, एकात्मक हो जाता है। अगली है एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 कि आप जानते हैं, न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है। कि नियुक्ति तो केंद्र के द्वारा की गई है, लेकिन वह क्या कर रहा है, दोनों में केंद्र के भी खातों की जांच कर रहा है, राज्यों की भी कर रहा है। लेकिन इसकी नियुक्ति एवं बर्खास्तगी राज्यों की सलाह के बिना राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है। इसके विपरीत अमेरिका में क्या है कि जो वहां का नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक की राज्यों की लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, खांसी बहुत है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूं।
अगली है राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। इस तरीके से इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इस संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि बिना संविधान संशोधन के संसद की विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था ना हो। कि कोई आपातकाल ना हो तब भी ऐसा किया जा सकता है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण करता है। क्यों है तो राज्य में, क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र की अनुशंसा पर की जाती है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत ने कनाडाई प्रणाली को अपनाया है। इस संदर्भ में भारत ने कनाडाई प्रणाली को अपनाया है। तो इसी हमारा जो सिस्टम है फेडरल, एक कनाडाई प्रणाली पर आधारित है। अगली है एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। जैसा कि आप देख रहे हैं चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लागू है। भारत का निर्वाचन आयोग, इसकी जिम्मेदारी पूरे देश में चुनाव कराने की है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनाव कराता है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा तथा अन्य चुनाव कराता है। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी कराता है। लेकिन होता क्या है, जो इस इकाई जो है निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी इसी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के निर्वाचन के लिए अलग अलग मशीनरी होती है। अब यहाँ का जो राज्य निर्वाचन आयोग है यह विधानसभा के चुनाव संपन्न नहीं कराता है। इसके लिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को इसका जिम्मा दिया गया है। यह भी एक एकात्मक लक्षण है। अगला है राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, ये जो राज्य विधानमंडल ने विधेयक पारित किए हैं उनको राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है कि उस पर राज्यपाल अपनी अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है और माननीय राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है।
राष्ट्रपति अपनी संस्तुति के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो अधिकार है। अगर राष्ट्रपति चाहें तो विधेयक को पारित होने दे या ना होने दे, तो राज्य के विधेयक हैं कि वह अनुकूल नहीं लगते हैं राष्ट्रपति महोदय को, उन्हें रोका जा सकता है। लेकिन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई है। अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई हैं और वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको काफी समस्या हुई स्वास्थ्य की वजह से, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपसे पुनः कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, जय।